समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार सोच को लेके आई है और ईमानदार सरकार है। और ये गंदी राजनीति अगर छोड़ करके अगर विकास पे आदमी काम करे तो क्या उसको वोट नहीं मिलेगा? क्या अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या उनका उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होगा? पूछते हैं कि क्या कहती है। पहली बात तो ये मसाला भरा हुआ प्रश्न आपका था, ठीक है। नहीं, राष्ट्रपिता गांधी जी का हम सम्मान करते हैं। उनके बारे में आप करते हैं, लेकिन ये तो बता रहे हैं कि आपकी पार्टी नहीं करती है। नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं और ऐसा कुछ भी हमारा ठीक है, नॉर्मल हमारा है, बीजेपी नहीं करती है, इनका कहना है। नहीं, मैं बीजेपी से भी नहीं हूँ। बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी करती है या नहीं करती है, मैं प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करता हूँ कि वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करें और होना भी चाहिए। लेकिन जो चर्चा यहाँ चल रही है, चुनावी चर्चा, उस चुनावी चर्चा पर मैं एक बार फिर कहूँगा कि स्वच्छ राजनीति हो, स्वच्छ छवि के लोग आएँ। बस मोदी जी को आप संदेश दे रहे हैं? जी नहीं, मैं मोदी जी को नहीं, सभी पार्टियों को संदेश दे रहा हूँ। सारे लोग मोदी जी को ही बोल जी नहीं, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ और नहीं योगी जी की और नहीं अखिलेश जी की कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि स्वच्छ छवि के सभी लोग आएँ, जिससे समाज में प्रदेश उन्नति करे और हमारा देश उन्नति करे। अच्छा, जो है इन्होंने बताया। अब एक चीज़ ये जानना है कि अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के और खुले हुए मंच के कोई यहाँ पर की पार्टी से भी, बिना पार्टी के भी लोग हैं, सारे लोग हैं। अभी यूपी में जैसे लोग कह रहे हैं कि सपा का ग्राफ बढ़ा हुआ है, सपा आ सकती है। तो मेरा एक ही सवाल है इन आम जनता से, आम लोगों से एक ही सवाल है कि क्या अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, मैं अभी ये पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि उनकी सरकार बन गई है, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या उनका उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ, आम जनता से पूछते हैं, वकील साहब से पूछते हैं। वकील साहब, इस बारे में बताएं। देखिए, एक बात समझिए, 2022 के जो चुनाव हो रहा है मुख्यतः दो पार्टियों के बीच में लग रहा है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो पोलराइजेशन होता है दो पार्टियों के बीच में। और ये इलेक्शन पहले ही से तय हो चुका है कि सपा और भाजपा के बीच में इलेक्शन होने जा रहा है। और एक तरफ नफरत की बुनियाद पर खड़ी हुई भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम जो 38 संगठन वो लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी विचार के माननीय अखिलेश यादव और उनके साथ पूरी प्रदेश के अमन पसंद लोग, वो सब के सब आज अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं और ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऐसा हमारा मानना है। मुख्यमंत्री बने, ठीक है, क्या वो जब बनते हैं तो क्या किसी मुसलमान चेहरे को वो उप मुख्यमंत्री के लिए सामने लाएंगे, पेश करेंगे? देखिए ऐसा है, ये जो आपका सवाल है, आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती तो किसी उप मुख्यमंत्री मुसलमान को ले आएंगे या नहीं ले आएंगे, ये तो उनको पार्टी का निर्णय होगा। इसमें तो मैं नहीं कुछ बता सकता, इसलिए नहीं कह सकता कि पार्टी का अपना निर्णय है वह मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करेगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री। देखिए, हिंदुस्तान की सियासत में एक बात मैं बताऊं आपको नासिर साहब, हिंदुस्तान की सियासत में सिर्फ एक ही पार्टी है अब तक जो हुई है, जो आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, वह कांग्रेस थी, जिसने 5 मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो या अरंतुले रहे हों, चाहे गफूर साहब रहे हों बिहार से, और 2-3 स्टेटों में। और लेकिन आज जो हालात है, जब धर्म संसद में, बहुत निष्पक्ष मैं बता रहा हूँ आपको, जब धर्म संसद के अंदर ये पास हो रहा हो कि वर्ग विशेष को हम शपथ लेते हैं कि उसको मारना है हमको, और उसके मारने के बाद अगर हमें जेल जाना होगा तो हम तैयार हैं। और हिंदुस्तान की कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी जमात, राजनीतिक पार्टी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सड़क पर खड़ा होकर ये कहे कि इस धर्म संसद से देश की जो संसद दिल्ली में वह टूट जाएगी। नहीं, गलत है ये आप कहिएगा, वह देश की जो संसद है, और एक बात बताएं, धर्म संसद का कंसेप्ट ही गलत है। धर्म संसद सिर्फ एक है जो जनता द्वारा चुनी हुई
जो जनप्रतिनिधि हैं और जिसकी संसद दिल्ली के अंदर, अब हर आदमी धर्म संसद करने लगे और वहाँ पे ये शपथ खाने लगे। तो देश के अंदर नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, ऐसे दौर में जहाँ हम तो किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने इतनी हिम्मत, इतना साहस नहीं जुटाया कि उसकी निंदा करे, उसका विरोध करे, बल्कि इसलिए नहीं किया कि हमारा वोट नाराज हो जाएगा, हमारा वोट का नुकसान हो सकता है, इसलिए नहीं बोला। तो हम ऐसे वक्त में हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश यादव किसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। लेकिन ये इतना मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि लोग क्योंकि भाजपा से और योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर सरकार से लोग ऊब चुके हैं पूरी तरीके से। जी, और विकल्प के रूप में आज सिर्फ सामने सपा खड़ी है और बहुत कुछ कहने की इसमें ज़रूरत नहीं। लोग सपा की तरफ जा रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और इसलिए उम्मीद की जाती है, हो सकता बने न बने ये तो जनता के मुँह है, लेकिन सपा के पक्ष में लोग खड़े होते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। मैं इनकी बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं। इन्होंने जवाब तो दिया वकील साहब ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया कि इन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया, सिर्फ जो है कि उप मुख्यमंत्री जो है क्या कोई मुस्लिम हो सकता है, ये कोई जवाब नहीं दिया है। आइए इस बारे में आम जनता से पूछते हैं कि क्या कहती है। पहली बात तो ये मसाला भरा हुआ प्रश्न आपका था, ठीक है, मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, धर्म संसद होनी चाहिए। उसी धर्म संसद में एक ऐसा संत भी निकला जो है तो तुरंत का तुरंत जो कि धर्म संसद का बहिष्कार करके जो कि चला गया और उसके 7 लोग चले गए। चलिए, इन्होंने जो है मीडिया पे ही लगा दिया कि ये जो है टीआरपी से जुटा हुआ सवाल है। आइए से पूछते हैं आज़ाद आम समाज पार्टी से। सर, मैं कह दूं कि जैसे हर पार्टी के लोग, राजनीति अलग चीज़ है, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, लेकिन व्यवहारतन सबसे सलाम दुआ होती है। तो मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब अखिलेश से मीटिंग हुई थी, उन्होंने उपराष्ट्रपति बनने के लिए दावेदारी की थी। अगर मुस्लिम को अगर उप मुख्यमंत्री बनाना होता तो एमआईएम से गठबंधन हो चुका होता। मुस्लिम सिर्फ वोट देने के लिए है, पद लेने के लिए नहीं है। चलिए, आज़ाद समाज पार्टी का ये कहना है कि जो भी राजनीतिक दल है सबका यही मानना है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है ये सिर्फ वोट लेने के लिए है, यानी वोट बैंक है, इसका पद से और राज करने का कोई वो नहीं है। आइए जानते हैं आम जनता से जो है क्या करेंगे। बरसों से उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा जाति, धर्म, संप्रदाय और मजहब के नाम से होती रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि हम अब तक तमाम ऐसे राजनेताओं को वोट करके विधानसभा में भेजते रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल बिल्कुल बदला हुआ, बिल्कुल ऐसा है कि आप कह नहीं सकते कि कोई कानून व्यवस्था यहाँ पे है। शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल लचर है, क्राइम का ग्राफ चरम सीमा पर है, लेकिन इसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। ये आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर क्यों नीचे जा रहा है, बेरोजगारी का स्तर क्यों बढ़ता जा रहा है। इस पे आवाज़ नहीं उठेगी। आवाज़ सिर्फ उठेगी उत्तर प्रदेश में जातिगत आंकड़ों के लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जैसा काम पूरे भारत में, ना कि उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत में मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई एक शख्स मुख्यमंत्री का दावेदार हो, आप बता दें, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, बिजली को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, बस यात्रा फ्री को लेकर के, कोई ऐसा शख्स है जो राजनीतिक परिदृश्य में आपको आज दिख रहा हो उत्तर प्रदेश की सियासत में? हम क्यों माने किसी को प्रतिद्वंदी? हम भाजपा को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते क्योंकि वो मुद्रा की राजनीति करते हैं, हम मुद्दे की राजनीति करते हैं। हम समाजवादी पार्टी को अपनी प्रतिद्वंदी नहीं मानते क्योंकि वो मुद्रा की राजनीति करते हैं, हम मुद्दे की राजनीति करते हैं। कोई ऐसा है? हमारे पास मैनिफेस्टो है, हम उसको लेके आए हैं, हमारा एक कमिटमेंट है, हम जनता के साथ उसको निभाएंगे। हमने करके दिखाया है दिल्ली के अंतर्गत, और हम उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे। बीजेपी को अपना प्रतिद्वंदी ही नहीं मानते हैं, आम आदमी पार्टी जो है अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती है, उसको लगता है कि उसके विपक्ष में कोई है ही नहीं, तो यूपी में बनेगी सरकार, लगता है जो है आम आदमी पार्टी जो है अपनी सरकार बनाएगी। रुकिए, हसनैन साहब से पूछते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये नफरत की राजनीति कब खत्म होगी? हम इस सभी पार्टियों से पूछना चाहते हैं कि जो भी सरकार बनाएगी ये पूरी तरीके से इस देश से नफरत खत्म कर देगी और विकास की राजनीति पे आ जाए, देश के गरीबी के मुद्दे पे आ जाए,
बेरोजगारी के मुद्दे पे आ जाए। हमको रोटी कपड़ा, आम जनता को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए। मगर ये गंदी राजनीति अगर छोड़ करके अगर विकास पे आदमी काम करे तो क्या उसको वोट नहीं मिलेगा? अगर विकास पे अगर वो राजनीति करे तो उसको नहीं मिलेगा। अरे विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गरीबी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा भी बहुत बड़ी मुद्दा है, मगर उस पर कोई बात नहीं करता है। अरे ये हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, इसको लड़ाना बंद करो यार, इससे नहीं इंसानियत सुधरेगी। आम आदमी पार्टी के रविंद्र यादव जी से लेते हैं। वर्तमान सरकार, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे नौजवान का मुद्दा हो, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो अपराध का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे फेल हो चुकी है। किसानों की बात करें तो जलियांवाला बाग के कांड के बाद, आज़ादी से पहले जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा थार गाड़ी से कुचलना, उससे विभत्स घटना आज़ाद भारत में हम सभी ने कभी देखी नहीं। नौजवानों की बात करें तो नौजवान आज की डेट में रोज़गार मांगने के लिए जब सड़कों पर उतरता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है, उसको भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है, उसको अपमानित करने का काम ये सरकार कर रही है। चलिए आइए, अब एक सवाल जो है इस पे फाइनल कमेंट्स आपसे, वकील साहब से भी लेना चाहेंगे। मुद्दों पे लगभग सारी चर्चाएं तो हो रही हैं और मेरा यह मानना है कि सरकार चाहे जिसकी आए, एक अच्छी सोच के साथ आए और विकास के मुद्दे को आगे लेकर के आए, और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव भी हो तो अच्छा है। चलिए ये जो है इनका फाइनल कमेंट था कि जो है जो भी सरकार आए, अच्छी सरकार आए। एक छात्र विंग की तरफ से इनसे पूछते हैं इस बारे में, कुछ फाइनल कमेंट दीजिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, एक अच्छी सरकार है, ईमानदार सरकार है, तो मैं उनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार सोच को लेके आई है और ईमानदार सरकार है। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है और उसकी सोच भी अच्छी है। एक फाइनल आप इस पे फाइनल लिखते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो सच्चाई है वो बयां करने की ज़रूरत नहीं है। आज दिल्ली का जो विकास मॉडल है पूरे भारत में वो छा गया है। उसको लेकर के हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमने दिल्ली में जो किया है, जो आम लोगों के लिए किया है, वो हम उत्तर प्रदेश में भी आम जन तक पहुंचाएंगे। चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, महिलाओं की फ्री बस यात्रा हो, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का हो, पानी का मुद्दा हो, CCTV का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हमने तो मुद्दे की राजनीति की है। मुद्रा की राजनीति, जाति और धर्म की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति तो अन्य पार्टियाँ करती हैं, भाजपा करती है, समाजवादी पार्टी करती है, बसपा करती है। हमारा तो सिद्धांत ही है लोगों के साथ रह करके लोगों के बारे में सोचना, शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना, विकास के स्तर को देखना। आप किस हद तक लोगों के साथ जुड़ सकते हैं? बेरोजगारी पे डिबेट क्यों नहीं होती आजकल? शिक्षा पे डिबेट क्यों नहीं होती आजकल? आप ये बताइए। आपने जो है अपनी बात कही, लाइए जो है डॉक्टर साहब ने अपना कुछ फाइनल कमेंट देंगे। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जन सुविधाओं को लेके काम किया है, उसी के कारण आज आम आदमी पार्टी की पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, गोवा में जनाधार बढ़ा है। ये दिन अब दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार आए और केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा क्षेत्र में कोई अगर काम कर सकता है तो एक अरविंद केजरीवाल जैसे नेता ही कर सकते हैं, जिनकी जात संप्रदाय से ऊपर उठ के राजनीति है। किसी के साथ कोई भेदभाव के बिना ये राजनीति आम आदमी पार्टी करती है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। चलिए, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री भी आम आदमी पार्टी का बनाया। और अब इसके साथ ये लास्ट कमेंट जो है ये वकील साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील साहब फाइनल कमेंट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब अभी हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में, मैं केजरीवाल पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने एक फैक्ट जैसे गलत दुरुस्त कर दूँ मैं इनका, कि पूरे भारतवर्ष में केरल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 100% एजुकेशन है।
केरल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। केरल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर रिक्शे वाला भी इंग्लिश में अखबार पढ़ता है सामने नहीं एजुकेटेड है, इसलिए कहाँ पढ़ के आया है? नहीं, ऑप्शनल लैंग्वेज नहीं है। आपको पता नहीं केरल के अंदर, त्रिपुरा के अंदर भी वो पोजीशन थी, लेकिन ये नहीं। ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि दिल्ली में ठीक है, आप केजरीवाल अच्छी सरकार चला रहे हैं, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में केजरीवाल तो अभी पैदा हुए हैं, उनकी उस पर मैं नहीं जाना चाहता, डिबेट भी नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है जो थोड़ा सा केरल वाला मामला था। लेकिन एक बात जो टोटल जो सिनेरियो हमारे सामने है हसनैन भाई, वह सिनेरियो ये है कि देखिए ये पूंजीवाद की तरफ ये देश पूरी तरीके से बढ़ चुका है। पूंजीवाद के आगोश में ये मुल्क बैठ चुका है। हम किसी चुनाव से कि हार और जीत पे जा रहे हैं, हम किसी व्यवस्था के बदलने की बात नहीं सोच रहे हैं। और जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक आर्थिक नीतियां नहीं इस देश की, 1989 में इस मुल्क के एक प्रधानमंत्री हुए थे, बताइए, नरसिम्हा राव साहब, और जो उन्होंने बीजेपी की पूरी इकोनॉमिकल पॉलिसी को ही अडॉप्ट कर लिया। आज नतीजा वहीं से उदारीकरण की नीतियाँ, आज नतीजा हम वहाँ खड़े हैं कि हमारा लाल किला भी आज हमारा लाल किला भी हमारे हाथ में नहीं रह गया। तो वहाँ 1989 से लेकर आज तक पूरा का पूरा जो है सिस्टम ही बदल गया। जब आप पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी खामियां भी हैं, उसका नुकसान भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपको चीज़ें दिखाई दे रही। आप चले जाइए, 4th क्लास के पूरा संविदा पर नियुक्तियाँ हो रही हैं, और भी संविदा पर कौन कर रहा है? संविदा पे ठेकेदार से और ऑफिस कांटेक्ट कर रही है, और ठेकेदार 50 आदमियों को, पढ़े लिखे लोगों को ले जाकर वहाँ पेश करता है कि ये आपके यहाँ काम करेंगे। आज आपका प्रदेश और देश यहाँ आगे खड़ा है। बेहतर है चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या कोई भी बेहतर आदमी आए, एक अच्छी मतलब प्रदेश में एक अच्छी सरकार नहीं बल्कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। व्यवस्था अगर नहीं बदलेगी तो सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। सरकार, और हमेशा फासिस्ट जो आता है बड़ा अच्छा तकरीर करके आता है, बहुत बढ़िया बोलता है वो, और जब बोलने के बाद जब जनता को, हिटलर ने भी यही किया था। हिटलर की तकरीर ने गरीबी हम दूर कर देंगे, बेरोजगार हमारे यहाँ बचेगा नहीं, हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित रहेंगी, और नतीजा क्या मिला? तबाह कर दिया पूरा उसने, हिटलर ने, उस मुल्क को। इसलिए थोड़ा सा हमको अच्छे लोगों को ले आइए, व्यवस्था बदली जाएगी, बदला जाएगा। थैंक यू। चलिए, ये वकील साहब का कमेंट था। और अभी पता चला है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो नेताजी बैठे हैं, इनका शायद विधायक का टिकट भी कंफर्म हुआ। पूछ लेते हैं, यही लगे हाथ जो है, कि क्या आपको आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से आजमगढ़ से विधायकी का टिकट भी मिला है क्या? जी, टिकट अभी हाथ में नहीं आया है, लेकिन फ़ोन आ चुका है कि आप क्षेत्र की तैयारी करिए, और मैं अभी क्षेत्र में ही था इसलिए यहाँ लेट आया हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं लड़ूंगा। हार जीत तो जनता के हाथ में है, अगर जीत आई तो लोगों की सेवा करूंगा। पार्टी ने ना पैसा लिया है टिकट का, ना पैसा किसी को देना है। अगर 2 करोड़ दे के मैं अगर टिकट लेता तो 4 करोड़ निकालता अगले चुनाव के लिए, तो विकास कहाँ से होगा? और यही बीमारी चली आ रही है अभी तक। अब मैं हर पार्टी से ये कहूँगा कि टिकट फ्री में दें, जो काम करने लायक हो, जो जनता की सेवा करने लायक हो, उसको टिकट दें फ्री में, तो वो जनता की भला करेगा। अगर 3 करोड़ आपको दे देगा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो 6 करोड़ निकालेगा, और 1 करोड़ उसको ज़्यादा चाहिए, फिर उसको 4 ठो फार्चूनर चाहिए, गनर चाहिए भोकाल बनाने के लिए, तो विकास नहीं हो पाएगा। ये समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी हैं विधानसभा के, जिन्होंने कहा, और मैं महबूब आलम साहब, और अब मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज की ये मुद्दा जो है यहीं ख़त्म करते हैं। आरडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नियाज आज़मी, होटल राजनंदनी, बिलाईसा, आजमगढ़। आरडी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे रेस्टोरेंट में आने के लिए। आइए, हमारे रेस्टोरेंट में अच्छी जगह है, उत्तम जगह है बैठने की, और खाने की भी सुविधा उपलब्ध है, वेज एंड नॉन वेज। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी और शादी विवाह का फंक्शन आप कर सकते हैं, जो कि आपको दिखाते हैं। आइए।
ये आज हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी वजह से इसका सेटअप लगा हुआ है। हमारे यहाँ फंक्शन करने के लिए बर्थडे या इंगेजमेंट कुछ भी आप कर सकते हैं और हमारे यहाँ रूम की भी सुविधा उपलब्ध है। AC नॉन AC दोनों रूम है।